हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकेडमिया क्लासेज। एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सीरीज के अंदर। आज बात करेंगे हम 5 फरवरी 2021 की। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगता है इन दी एंड। ओके, बात करते हैं अपने सेशन की तरफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए बीएसटीसी का बैच शुरू हो रहा है एकेडमिया के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। 15 फरवरी से बैच शुरू है, तो डोंट मिस। अगर आप बीएसटीसी की कोचिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है आपके अपने शहर में, अगर आप मकराना या उससे आसपास से बिलोंग करते हैं। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, हम आपको मिल जाएंगे, बात कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी आगे की हेडिंग की तरफ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जिस चीज पे हम बात करेंगे वो क्या है, नेक्टर ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्टर ऑफ लाइफ क्या है? ये असल में क्या है, एक मानव मिल्क बैंक है। और मानव मिल्क बैंक का क्या मतलब हो गया, उन बच्चों को माओ का दूध मिलेगा जो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते किसी वजह से। तो फीमेल मतलब में जो इंसान का दूध अगर किसी बच्चे को, क्योंकि माँ का दूध सबसे बेहतरीन होता है एक नवजात शिशु के लिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बदकिस्मती से कि उनको जन्म के बाद माँ का दूध नहीं प्राप्त हो पाता। तो केरल ने ये सुविधा की है कि उनका एक हॉस्पिटल है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल, है ना। इस हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, आज से यानी 5 फेब से, फ्राइडे से क्या किया जाएगा, एक नेक्टर ऑफ लाइफ की स्थापना की गई। नाम दिया है नेक्टर ऑफ लाइफ। वो क्या होगा, मानव मिल्क बैंक होगा। वहां पे माँ का दूध हर बच्चे के लिए एक बैंक में जिस तरह से इकट्ठा होता है ना, जैसे ब्लड बैंक हम कहते हैं तो वहां खून मिल जाता है, उसी तरह से मानव इंसान का मिल्क मिल जाएगा वहां पे नेक्टर ऑफ लाइफ के अंतर्गत। ये किसने शुरू किया है, ये किया है केरल ने। और केरल का पहला मानव मिल्क बैंक ये है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। केरल के बारे में क्या याद रख सकते हैं, एक योजना है वन स्कूल वन आईएएस, वन आईएएस। ये योजना केरल की है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। यहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने लॉन्च किया था इस योजना को, आरिफ मोहम्मद खान ने। और यहाँ सब जानते हैं पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। और क्या याद रखना है आपको केरल के बारे में, आपको पता होना चाहिए भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बन रहा है। इसके अलावा जेंडर डाटा हब ये भी केरल में बन रहा है। जेंडर डाटा हब भी केरल में बन रहा है। और एक पलक्कड़ में केरल का क्या बन रहा है, पहला पार्क बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलप्पुझा में भारत का जो लेबर मूवमेंट म्यूजियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन म्यूजियम अलप्पुझा में बन रहा है। अपन ने पिछली सेशन में भी इसके बारे में बात की थी जब हमने केरल के बारे में जाना था, जेंडर पार्क के बारे में, है ना। और एक योजना आपको ध्यान रखनी है, परिवर्तनम करके एक योजना है केरल की, परिवर्तनम, भूलना नहीं है आपको। इसके अलावा जो सोलर पावर से चलने वाली मिनी सोलर पावर ट्रेन, ये भी केरल में शुरू होगी, ये भी भूलना नहीं है। ये भारत की पहली है सोलर पावर से चलने वाली मिनी ट्रेन है, छोटी ट्रेन है। तो मिनी सोलर पावर ट्रेन कहाँ पे चलाई गई, केरल में, आपको ध्यान रखना है। केरल का एक त्योहार आपको ध्यान रखना है, त्योहार का नाम है मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। आपको पता है बहुत चर्चाओं में रहता है सबरीमाला मंदिर। तो सबरीमाला मंदिर में ये त्योहार मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर कौन से भगवान का मंदिर है, तो आपको ध्यान रखना है भगवान अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला मंदिर। ओके, इतनी बात ध्यान रहेगी केरल के बारे में। फिर बात करते हैं, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा चेन्नई में। देखिए, हम सब जानते हैं 2 फरवरी को हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था। तो उसी वर्ल्ड वेटलैंड डे के ऊपर भारत की सरकार ने यह घोषणा की कि भारत के अंदर पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा। और वो कहां पे, चेन्नई में। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये अलग से कोई सेंटर बनाया जाएगा। देखिए, चेन्नई में एक संस्थान है जिसका नाम ये है
तो इसी प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत ही इसके एक भाग के रूप में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र को उसको एक भाग के रूप में वहां पे स्थापित किया जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी संस्था का भाग है, तो राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र का भाग है आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र। कहां पर? चेन्नई में। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। आगे बढ़े, अगली बात करेंगे हम आयशा अजीज की। कौन है आयशा अजीज? तो देखिए ये आपको पिक में नजर आ रही है। सिर्फ 25 साल की उम्र में ये पायलट बन चुकी है, कमर्शियल पायलट। तो भारत की युवा महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। कहाँ की है? कश्मीर से है। आपको ध्यान रखना है कश्मीर से है। कश्मीर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मनोज सिन्हा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लद्दाख के कौन है? लद्दाख के आप कमेंट करके बताएंगे ना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। इसके अलावा कश्मीर के बारे में आप, कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट एक ही है अब दोनों, क्योंकि पहले तो एक राज्य था तो एक ही हाईकोर्ट था, अब दो अलग अलग यूटीज बन गए तो भी हाईकोर्ट तो एक ही है। तो कश्मीर का जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, नाम ध्यान रखना है, अभी नए बने, पंकज मित्तल उनका नाम है। ओके, भूलना नहीं है, पंकज मित्तल। फिर इसके अलावा कश्मीर में ध्यान रखना जो हमारे क्रिकेट सुरेश रैना, इन्होंने खोली है कश्मीर में, तो पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा एक पुल याद रख, अंजी खाद पुल, अंजी खाद ब्रिज। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत का रेलवे केबल ब्रिज है ये। देखिए भारत में वैसे तो बहुत सारे केबल ब्रिज हैं, लेकिन रेलवे केबल ब्रिज, ऐसा ब्रिज जिससे रेल गुजरेगी और केबल से बना हुआ है, वो भारत का पहला ब्रिज बनेगा। कहां पे? कश्मीर में अंजी खाद ब्रिज उसको नाम दिया गया है। और ये कहां से कहां तक के लिए है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कटरा से ओके, ये इतनी बात आपको कश्मीर के बारे में ध्यान रखनी है। फिर आगे बात करेंगे तो बांग्लादेश को $500 मिलियन का ऋण दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। क्यों दिया जाएगा? तो बांग्लादेश के रोड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये लोन दिया जाएगा। ओके, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के प्रमुख का नाम आपको ध्यान रखना है, डेविड माल्पस, डेविड माल्पस। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में कुछ चीजें हमें पता रहनी चाहिए। 1971 में बांग्लादेश बना था और इस बार यानी 2021 में बांग्लादेश कितना है? 2021 में बांग्लादेश हो जाएगा पूरे 50 साल का, है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो 2020 ईयर आया था, 2020 ईयर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या है? फादर ऑफ बांग्लादेश भी इनको कहा जाता है। तो इनका क्या था? 100वीं वर्षगांठ थी वर्ष 2020 में। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आपको, 100वीं वर्षगांठ थी 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की। इसलिए बांग्लादेश ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया था? मुजीब वर्ष के रूप में मनाया था। तो आपको एग्जाम में अगर पूछे कि मुजीब वर्ष मनाया या किस देश ने मनाया, तो बांग्लादेश ने 2020 को मुजीब वर्ष के रूप में मनाया। पीएम कौन है बांग्लादेश की? इन्हीं की बेटी है श्रीमती शेख हसीना। इसके अलावा बांग्लादेश की करेंसी की बात करेंगे तो ढाका यहाँ की करेंसी है, सॉरी ढाका यहाँ की कैपिटल है, करेंसी हो जाएगी टका, है ना। कि जो अभी 51st फिल्म फेस्ट हुआ था अपने गोवा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें फोकस कंट्री भी कौन था? इसमें फोकस कंट्री भी हमारा बांग्लादेश ही था, है ना। इतनी बातें आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखनी है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम से एक नया अवार्ड घोषित किया है, नया अवार्ड शुरू किया है, क्रिएटिव। इतनी बातें आपको भूलनी नहीं है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बात करेंगे। देखिए ये जो पर्सन है, ये कुछ समय पहले विश्व के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, इनका नाम है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। और ये क्या है? अमेजन कंपनी के भी फाउंडर भी हैं, यानी अमेजन कंपनी के मालिक भी हैं और सीईओ के पद पे भी है, चीफ इकोनॉमिस्ट
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी ये अमेजन के हैं, लेकिन इन्होंने अभी ये कहा है कि इस साल तक यानी 2021 के अंदर ये इस पद को छोड़ देंगे, इस पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर ये लोगों के लिए जो फिलेंथ्रेपिस्ट वाले काम होते हैं, लोगों के भले वाले काम होते हैं, उनकी तरफ अपना रुझान करेंगे। तो जब ये अमेजन का सीईओ पद छोड़ देंगे तो कौन बनेगा? तो ये पर्सन है जो अमेजन के नए सीईओ होंगे, इनका नाम है एंडी जेसी। तो आपको नाम नहीं भूलना। अभी तो कौन है? अभी तो जेफ बेजोस ही है, लेकिन इस साल के एंड तक ये जेफ बेजोस अपना पद छोड़ देंगे तो नए सीईओ कौन होंगे? अमेजन के एंडी जेसी। लेकिन समझिए कि अभी तक जेफ बेजोस ने आपका अपना पद छोड़ा नहीं है, और आपके एग्जाम में पूछ ले कि एंडी जेसी कौन है, जब तक ये अपना पद छोड़ते नहीं है और उसमें ऑप्शन में आ जाए कि अमेजन के सीईओ, और आप गलती से टिक करके चले आओ तो गए 2 नंबर। 2 नंबर नहीं, असल में 2.5 नंबर गए आपके, है ना। एक तो माइनस मार्किंग वाले आधा नंबर गया, प्लस 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे सही होना था वो। तो इस वक्त पे तो आपको ध्यान रखना है, एनडी जैसी जो है अभी अमेजन वेब सर्विस के चीफ है, अमेजन सर्विसेज सर्विसेज के चीफ हैं, है ना। तो अगर अभी पूछ ले, जब तक जेफ बेजोस अपना पद नहीं छोड़ते तब तक एंडी जेसी कौन है? अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ है। लेकिन नेक्स्ट सीईओ कौन होगा अमेजन का? तो एंडी जेसी होंगे नेक्स्ट सीईओ। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में अमेजन की स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिएटल में इसका हेडक्वार्टर है, सिएटल। अगर सिएटल नहीं मिलेगा आपको तो वॉशिंगटन मिलेगा, है ना। वॉशिंगटन का एक हिस्सा है सिएटल, वहां पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ओके, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगली बात आती है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की। किसने लॉन्च की है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं आपको, कहाँ के? बिहार के। तो ये आपको भूलना नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी क्या लॉन्च की है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? लड़कियों को उनके विकास के लिए, बेहतर जीवन के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, कैश यानी पैसे दिए जाएंगे। और किस तरह से दिए जाएंगे? जो बच्चियां इंटर पास की हुई है, यानी अविवाहिता पास हैं और अविवाहिता है, उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे? उन्हें दिए जाएंगे 25,000 रुपए। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर चुकी है या स्नातक पास, हम हिंदी में कहते हैं ना ग्रेजुएशन को स्नातक, जो स्नातक पास कर चुकी है, अब चाहे वो अविवाहिता हो या विवाहिता हो, उनको दिए जाएंगे करीब करीब, ताकि वो अपने अपने कोई स्किल सीख के काम कर सके या किसी तरह से अपनी स्थिति को बेहतर बना सके उन पैसों के जरिए, है ना। बिहार के बारे में कुछ याद रखना है, नीतीश कुमार यहाँ के क्या है? सीएम है, और गवर्नर है श्री फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। इतनी बात है। इसके अलावा एक पिंक परेड हुई थी अभी, पिंक परेड बिहार में, पिंक परेड 2.0 बिहार पटना कॉलेज में ना, पटना साइंस कॉलेज बिहार के अंदर, तो अभी हुई है, आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी। ओके, फिर अगली हेडिंग पे चले। इतनी बात होगी बिहार की। अगली क्या है? अगली हेडिंग है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। इसमें भारत की रैंक आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो रैंक आपको भूलनी नहीं है। बहुत ज्यादा पीछे हैं हम डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर, 53rd रैंक हमारी है इस बार 2020 के इंडेक्स में। इसके अलावा ये पूछ लेता है कि फर्स्ट कौन रहा? फर्स्ट रहा नॉर्वे। ओके, नॉर्वे की राजधानी की बात करोगे तो ओस्लो है, और उसकी करेंसी की बात करोगे तो नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। ओके, नॉर्वेजियन क्रोन, ध्यान रहेगा। इसके अलावा जारी कौन करता है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स? ये जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, है ना, इनके द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन में। लिख लेंगे आप नाम, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, यानी यूके में। ओके, फिर बात करते हैं उद्योग मंथन वेबिनार के बारे में। उद्योग मंथन वेबिनार का आयोजन किसने किया? तो आपको नजर आ रहा होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन करवाया गया उद्योग मंथन वेबिनार का। देखिए आजकल ड्यू टू कोविड-19
ड्यू टू पेंडेमिक सारे जो भी आयोजन हो रहे हैं वो सब वर्चुअली हो रहे हैं। तो अगर हम ऑफलाइन देखते हैं तो क्या होता है, सेमिनार होता है ना, तो उस सेमिनार को क्योंकि ये वर्चुअली आयोजित किया गया, वेब के थ्रू आयोजित किया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो ये किसने आयोजित करवाया, कौन से मंत्रालय ने, आपसे पूछ लेगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। तो ये वेबिनार जो चल रहा है, ये शुरू हुआ था 4 जनवरी को, है ना, 4 जनवरी को शुरू हुआ था और करीब करीब 2 मार्च तक, करीब करीब नहीं 2 मार्च तक ये चलने वाला है। इतनी बात ध्यान रहेगी। उद्योग मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो श्री पीयूष गोयल और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है श्री पीयूष गोयल। सिर्फ एक ही मंत्रालय देखे गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं हुई तो इनके पास और भी कुछ मंत्रालय हैं। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री भी है। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, ये भी हमारे कौन है, ये भी पीयूष गोयल है। इसके अलावा व्यापार मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर, ये भी हमारे कौन है, पीयूष गोयल है। तो 4 मिनिस्ट्रीज इनके अंडर में है, आपको भूलना नहीं है श्री पीयूष गोयल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए कमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से चुनाव जीत के आते हैं पीयूष गोयल साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में, कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड कैंसर डे। इस बार की थीम क्या है, आई एम एंड आई विल। ओके, आई एम एंड आई विल, भूलना नहीं है, थीम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात, जब भी आपसे कोई बीमारी से रिलेटेड पूछेगा तो हमारे माइंड में क्या आता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कौन मनाता है, तो हमें पता है कि बीमारी से रिलेटेड काम करने वाला, हेल्थ से रिलेटेड काम करने वाला WHO है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैंसर के बारे में। कैंसर जो कैंसर डे के लिए अवेयरनेस के लिए जो दिन मनाया जाता है 4 फरवरी को, वो WHO द्वारा नहीं मनाया जाता। वो मैं एक संस्था का नाम आपको बताने चला हूं, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, है ना, ये एक संस्था है फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इसके द्वारा ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है, आई एम एंड आई विल इस बार की थीम है। और इसका यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1933 में। ओके, इतनी बात ध्यान रहेगी। आगे बढ़े। न्यू स्टार ट्रीटी, न्यूक्लियर ट्रीटी किस किस के बीच में हुई, न्यू स्टार न्यूक्लियर ट्रीटी हुई रशिया और USA के बीच में। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, पहले भी ये एक ट्रीटी इनके बीच में हो रखी थी, लेकिन ये लग रहा था कि USA उससे बाहर चला जाएगा। लेकिन जब जो बाइडेन आए, हमारे USA के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम स्टार ट्रीटी में, न्यूक्लियर ट्रीटी में बने रहेंगे। तो फिर से एक नई ट्रीटी हुई 5 सालों के लिए, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी रशिया और USA के बीच में। इसके तहत ये क्या करेंगे, इनके जो परमाणु हथियार है उनके प्रसार पर रोक लगाएंगे, परमाणु हथियारों के प्रसार पर क्या लगाएंगे, ये रोक लगाएंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में कि रशिया और अमेरिका के बीच में ये हुई है। ओके, अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। चर्चाओं में एक स्टारशिप है, क्या है ये, देखो ये आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये एक रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी का। स्पेस एक्स वही कंपनी है जिसके मालिक जो एलन मस्क हैं, वो इस वक्त विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो स्पेस एक्स का एक ये रॉकेट है स्टारशिप SN9 प्रोटोटाइप रॉकेट, ये भी चर्चा में क्यों बना हुआ है, ये भी हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि ये जो टेस्टिंग कर रहा था, अपनी जो टेस्टिंग इसकी चल रही थी, उसके अंदर लैंडिंग करते वक्त ये क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। लैंडिंग करते वक्त इसके अंदर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, यानी इसकी टेस्टिंग क्या हो गई, फेल हो गई। तो आपको ध्यान रखना है स्टारशिप SN9 प्रोटोटाइप रॉकेट कौन सी कंपनी का है, स्पेस एक्स का है, और ये अभी क्या हो गया है, ब्लास्ट हो गया है टेस्टिंग के दौरान। ओके, फिर बात करते हैं इंडिया USA के बीच में एक युद्ध अभ्यास होगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो आपको ध्यान रखना है युद्ध अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास नामक जो युद्ध अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच होता है, वो होता है इंडिया और USA के बीच में। कहां पे होगा, राजस्थान में होगा।
राजस्थान में। ओके, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं बात हम, राजस्थान में होगा और कब से होगा, 8 फरवरी से ये शुरू होगा राजस्थान में, है ना, इतनी बात ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अशोक डिंडा जो इंडियन क्रिकेट टीम हुए हैं 2009 में इन्होंने शुरू किया था खेलना, पदार्पण किया था अपना। इन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों से, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो इतना ध्यान रखना है आपको, अशोक डिंडा ने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। फिर भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता रद्द हो गया, क्यों, कौन सा समझौता, देखिए 2019 में भारत ने यह कहा था कि हम्बनटोटा कोलंबो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, कोलंबो पोर्ट, कोलंबो पोर्ट पर भारत डेवलप करेगा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जो समझौता है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वाला, ये भारत की प्राथमिकता है। लेकिन कल भारत को एकदम से एक झटका लगा जब श्रीलंका ने इस समझौते को रद्द करने का फैसला किया। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो 2019 में एक समझौता हुआ था, जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने का, कहां पे, कोलंबो पोर्ट में, उसको श्रीलंका ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही था हमारी तरफ से। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें ताकि एक बेहतरीन कंटेंट हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, कुछ नया सजेशन है तो सजेशन भी दे, कुछ नया चाहते हैं वो भी बताएं, और जो क्वेश्चंस किए गए उनके भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, मुझे इंतजार रहेगा। ओके, फेसबुक पे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो एकेडमिया क्लासेस करके हमारा ग्रुप है, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाती है कुछ समय के बाद में, तो अगर आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इन दोनों के लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अपने सेशन को। हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय और टेक केयर, बाय बाय।